तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं यूनिट 3 रासायनिक आबंध केमिकल बॉन्ड। तो यहाँ हम सबसे पहले इसमें यही डिस्कस करेंगे, जो भी हम इसमें इसका जो यूनिट का नाम है रासायनिक आबंध, सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि जो रासायनिक आबंध होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इन्हें आप रासायनिक आबंध कह दीजिए या रासायनिक बंध कह दीजिए, एक ही बात होगी। ठीक है, तो चाहे तो इन्हें रासायनिक बंध कह लीजिए या रासायनिक आबंध कह दीजिए, ये दोनों के दोनों एक ही प्रकार के हैं। ठीक है, रासायनिक बंध या आबंध एक ही नाम है। अब ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आयनिक या वैद्युत संयोजी, बंध, और जो दूसरे नंबर पे होते हैं वे होते हैं सहसंयोजी या सहसंयोजक बंध। जो हमारे तीसरे नंबर पे होते हैं वे होते हैं उप सहसंयोजी बंध। ठीक है, जो हमारे 3rd नंबर पे होते हैं वे होते हैं उप सहसंयोजी बंध। अब मैं आपको समझाना चाह रहा था कि बंध जो हमने जिनके नाम पढ़े हुए हैं, तो इनमें ऐसा डिफरेंट क्या है जिस कारण से इन्हें 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है। तो ये जो हमारे पास में सबसे शुरू में मिले हुए हैं हमें आयनिक वैद्युत संयोजी बंध, इनमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। और जो हमें ये दूसरे नंबर पर मिले हुए हैं सहसंयोजी या सहसंयोजक बंध, इनमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। और ये जो हमें 3rd नंबर पर मिले हुए हैं यहाँ उप सहसंयोजी बंध, ये थोड़े से इनसे अलग टाइप के हैं। चलिए हम सबसे पहले फर्स्ट वाले को देखते हैं। इसके जो हमारे पास में एग्जाम्पल हैं वो NaCl है या जो KCl है। ये जो इस टाइप के एग्जाम्पल हैं ये सारे के सारे हमारे किसके हैं? आयनिक या वैद्युत संयोजी बंध के। इन्हें हम किस प्रकार से डिवाइड करेंगे? देखिए, जो NaCl होता है इसे हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते थे। अभी हमने आयनों में तो डिवाइड करके दे दिया है, मगर ये बना किस प्रकार से था वो देख लेते हैं एक बार। जो Na होता है, Na का परमाणु क्रमांक होता है 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281। इसका जो सबसे बाह्य कोश है इसमें, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये इस इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। ठीक है, और ये जो हमारे पास में Na आता है, ये आता है हमारे पास में फर्स्ट ए से। फर्स्ट ए की प्रवृत्ति होती है एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। तो यहाँ जो Na का नेचर है वो एक इलेक्ट्रॉन दान देने का है। और जो Cl होता है वो आता है 7th ए से। 7th ए के जितने भी एटम्स हैं उन सब की जो नेचर होता है, उन सब की जो प्रवृत्ति होती है वो होती है एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की। तो ये जो NaCl का बनना है इसमें क्या होगा, जो Na परमाणु है उसकी बाह्य कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है और Cl के पास में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, केवल 7 है। तो इस अवस्था में Na अपना एक इलेक्ट्रॉन किसे दे देगा? Cl को, और क्या बना लेगा ये? इसे हम इस टाइप से लिख देंगे और Na प्लस, और Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन तो उसके रहेंगे ही रहेंगे, और एक किसका भी दिखा देंगे हम यहाँ Na का भी। तो इस टाइप की संरचना बन जाएगी और इसे हम लिख देते हैं इस टाइप से। तो ये जो बॉन्ड बनेंगे इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण, इसमें एक इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है और दूसरे के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो ये जो इस टाइप के हमारे बंध बनेंगे इन्हें हम बोल देते हैं आयनिक या वैद्युत संयोजी बंध। ये KCl में भी इसी टाइप से बना हुआ है। KCl को देखिए, K के बाह्य कोश में भी एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, और जो हमारे पास में Cl था, Cl के बाह्य कोश में वही 7 के 7 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यहाँ K भी अपना एक इलेक्ट्रॉन किसे दे देता है? Cl को।
ठीक है। तो यहाँ दोबारा से क्या बन जाता है, K पे आ जाएगा क्या प्लस और Cl पे क्या आ जाएगा माइनस, और जो इसके इलेक्ट्रॉन है बाकी वो हम इसके पास में ही दिखा देंगे। 3 3 दूनी 6 और 1 7, एक ऋणात्मक का हो जाएगा, 8 पर हो जाएगा, ये अपना डोनेट कर देगा। ठीक है। या आप इसे इस टाइप से भी देख सकते हैं, जैसे कि हमने ये एग्जाम्पल पढ़े हैं इसमें BeCl2, तो ये भी आयनिक लक्षण रखता है। जैसे कि Be के जो बाह्य कोश है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 थे, और जो Cl था, Cl के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ऐसे ही दूसरा भी Cl लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या काम करेगा, एक अपना इलेक्ट्रॉन इसे देगा और एक अपना इलेक्ट्रॉन इसे देगा। ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब हम इसे लिखेंगे तो यहाँ हमारे पास में हो जाता, वो ये हो जाएगा हमारे पास में, जो हमें चार्ज दिखाई देगा इसका वो आ जाएगा Be2 प्लस और एक Cl पे 1 माइनस और दूसरे Cl पे दूसरा माइनस। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास में Be2 प्लस प्लस 2 Cl माइनस। ठीक है। ये हमारे पास में जो हो जाएंगे, ये हमारे पास में आयनिक के हो जाएंगे। समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से समझा देता हूँ। चलिए कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें हम ये ले लेते हैं, हमारे पास में ये भी तो था BaCl2। जब हमारे पास में ये BaCl2 है तो Ba के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 है, ये 1 और ये 2। ठीक है। और 2 Cl से जुड़ा हुआ है, तो Cl के जो बाह्य कोश है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुल कितनी होती है, 7 होती है। तो दूसरा भी Cl है, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या काम करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा इसे और 1 इलेक्ट्रॉन देगा इसे। ठीक है। जो जितने इलेक्ट्रॉन देता है उस पर उतना ही प्लस आ जाता है, जो जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, उस पर उतना ही माइनस आ जाता है। तो यहाँ आ जाएगा हमारे इसमें Ba पर 2 प्लस और एक Cl पर 1 माइनस और दूसरे Cl पर दूसरा माइनस, या हम इसे ऐसे लिख सकते थे क्या कि Ba2 प्लस और 2 Cl माइनस। इस टाइप से ही बनेंगे जो आयनिक बंध होंगे। याद रखिएगा, आयनिक बंध में एक के पास में होती है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, तो दूसरे के पास में होती है इलेक्ट्रॉनों की कमी। ये इसी टाइप से ही बन जाएंगे। फिर इसके बाद में हम दूसरा पढ़ना शुरू कर देते हैं, जो हमारे पास में थे सहसंयोजी बंध। ठीक है। अब हम दूसरे नंबर के समझते हैं सहसंयोजी या सहसंयोजक बंध। ठीक है। सहसंयोजी या सहसंयोजक बंध। जो इस प्रकार के बंध होंगे सहसंयोजी या सहसंयोजक बंध, इनमें क्या होगा, इनमें जो दोनों परमाणु होंगे दोनों के पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। ठीक है। और दोनों एक दूसरे से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन लेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन देंगे। इसमें ऐसा नहीं होगा कि एक इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा। इसमें ऐसा होगा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं तो फिर एक इलेक्ट्रॉन लेंगे भी। ठीक है। तो इस टाइप से जो बनेंगे वे बनेंगे हमारे सहसंयोजी या सहसंयोजक बंध। इसके एग्जाम्पल है हमारे पास में, जैसे कि एग्जाम्पल में हमने लिया हुआ था, इसमें Cl2 है या H2 है या NH3 है। इनमें सब में जो बंध बने हुए हैं वो क्या है, सहसंयोजी बंध बने हुए। और याद रखिएगा, जिनमें भी सहसंयोजी बंध बने रहेंगे ऐसे यौगिक को हम बोल देते हैं सहसंयोजी यौगिक। जिनमें आयनिक बंध बनेंगे उन्हें बोल देंगे हम आयनिक यौगिक, और जिनमें उपसहसंयोजी बंध बनेंगे उन्हें हम बोल देंगे उपसहसंयोजी यौगिक। ठीक है। यहाँ Cl2 कैसे बना हुआ है, Cl2 कुछ इस टाइप से बना हुआ है। Cl में 2, यहाँ Cl2 में 2 Cl हैं, और जो एक Cl है, एक Cl के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। ठीक है। तो दूसरे Cl के भी बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 ही होंगे। तो यहाँ Cl क्या काम करता है, एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे Cl से ले लेता है और दूसरा Cl भी एक इलेक्ट्रॉन पहले वाले Cl का ले लेता है। ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन इस Cl ने दिया है, एक इसने दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन लिया और एक इलेक्ट्रॉन दिया। ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या कर ली, दोनों ने साझेदारी पार्टनरशिप कर ली। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन लिया और एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, एक बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है। एक बंध आ जाएगा, जिसे हम बोल देते हैं सिंगल बॉन्ड या एकल बंध। किसी कारणवश कभी कभी 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ हमने O2 ले लिया। अब जो O2 है, O2 होता है उसमें 2 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं, और एक ऑक्सीजन के परमाणु के जो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 6 होती है। तो यहाँ O अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या काम करेगा, दूसरे O के 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा इस टाइप से, और यहाँ पहले वाला O भी क्या काम करेगा, दूसरे वाले O के 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो क्या काम करा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो बॉन्ड कैसा बन जाएगा, डबल बॉन्ड ना बन जाएगा, O डबल बॉन्ड O। क्यों,
क्योंकि एक दिया एक लिया, एक बॉन्ड, दूसरा दिया दूसरा लिया, दो बॉन्ड देखिए, हाँ एक दिया एक लिया, और कैसा बन गया था, एक सिंगल बॉन्ड। इसी टाइप से N2 को और समझ लीजिए। N के जो बाह्य कोश होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। N2 में 2 N है, 1 2 3 4 5 बना देंगे इसे भी। तो यहाँ N क्या काम करेगा, अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए दूसरे N के कितने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 3। और यहाँ पहले वाला N भी सेम इसी काम को करेगा, अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए दूसरे वाले N के कितने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 3, ठीक है। तो 3 3 इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे के ले लेंगे, और दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, N ट्रिपल बॉन्ड N, इस टाइप से। तो इसे हम बोल देते हैं एकल बंध सिंगल बॉन्ड, इसे हम बोल देते हैं द्विबंध डबल बॉन्ड, और इसे हम बोल देते हैं त्रिबंध ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब जो हम H2O की बात कर रहे थे, या जो हमने NH3 का एग्जाम्पल दिया था, ये कुछ और टाइप के हैं, ठीक है। इनमें मैं आपको समझाना चाह रहा था ध्रुवीय और अध्रुवीय। जो हमने Cl2 पढ़ा, O2 पढ़ा, N2 पढ़ा, ये सब अध्रुवीय अणु हैं, ठीक है। ये सब जो हमने पढ़े हैं क्या है, अध्रुवीय अणु है। मगर जो हम H2O पढ़ेंगे वो हमारा एक ध्रुवीय अणु है। H2O में O दो ओर से 2 हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा जुड़ा होता है, मगर O की विद्युत ऋणात्मकता का मान अधिक होता है, जिस कारण ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्वारा जो बना हुआ सिंगल बॉन्ड है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त हुए हुए हैं उन्हें अपनी ओर को आकर्षित कर लेता है, जिस कारण O पे क्या आ जाता है, आंशिक ऋणावेश, और हाइड्रोजन पे क्या आ जाता है, आंशिक धनावेश, ठीक है। इस टाइप से हम दिखा देंगे। तो जो इस प्रकार के यौगिक होंगे जिनमें कोई एक परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी और दूसरे की कैसी रहेगी, कम, और जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, ठीक है, वे कहलाएंगे ध्रुवीय यौगिक। तो यहाँ जो हमारे पास में जल है, जो H2O है, वो क्या है, एक प्रकार का वो ध्रुवीय यौगिक है, ठीक है। जो NH3 है वो अध्रुवीय है, ये जो हमारे पास में N2 है ये भी अध्रुवीय है, Cl2 भी अध्रुवीय है, मगर जो H2O आया हमारे पास में वो कैसा आ गया है, ध्रुवीय, ठीक। बात आपको समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई है तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल HCl का लेकर और समझा देता हूँ। HCl में Cl की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है और H की विद्युत ऋणात्मकता होती है कम। तो ये जो सिंगल बॉन्ड बना है ये 2 इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बना है, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बना है। एक इलेक्ट्रॉन H का है, एक इलेक्ट्रॉन Cl का है। तो Cl क्या काम करता है, ये जो बीच में रखा हुआ इलेक्ट्रॉन है इसे अपनी ओर को थोड़ा सा आकर्षित कर लेगा। जब अपनी ओर को थोड़ा सा आकर्षित कर लेगा तो Cl पे क्या आ जाएगा, डेल्टा माइनस, और H पे क्या आ जाएगा, डेल्टा प्लस। जो इस प्रकार के यौगिक होंगे वे सारे कैसे होते हैं, अध्रुवीय। क्यों, क्योंकि इनमें से किसी एक परमाणु पर जो इलेक्ट्रॉनिक घनत्व है वो कैसा होता है, अधिक, ठीक है। इस प्रकार के कैसे यौगिक होते हैं, अध्रुवीय यौगिक। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था क्या, सॉरी अध्रुवीय नहीं ध्रुवीय, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था H2O, ठीक है, इस टाइप से। फिर इसके बाद में जो हमारे पास में बचे हुए हैं वो हमारे पास में बचे हुए हैं केवल और केवल पॉइंट नंबर 3 उप सह संयोजी यौगिक, ठीक है। उप सह संयोजी यौगिक या उप सह संयोजक यौगिक, ठीक है, उप सह संयोजी यौगिक। अब मैं आपको, आप कह रहे होंगे कि पढ़ा तो आप बंद रहे थे, उप सह संयोजी बंद, उप सह संयोजी यौगिक कैसे पढ़ाने लगे, याद रखिएगा। मैंने अभी आपको समझाया था 1 मिनट पहले ही कि जिसमें जिस प्रकार का बंध होगा वो यौगिक उसी प्रकार का होगा। अगर उपसह संयोजी बंध बना हुआ है तो उपसह संयोजी यौगिक है, अगर आयनिक बंध बना हुआ है तो फिर आयनिक यौगिक है, और अगर किसी कारणवश उसमें सह संयोजक बंध बना हुआ है तो फिर वह सह संयोजी यौगिक है, ठीक है। जिस टाइप से बंध बना हुआ होगा उसका उसी टाइप का यौगिक वो हमारा हो जाएगा। अब उपसह संयोजी जो बंध बने हुए होते हैं वो किस प्रकार के कंपाउंड में होते हैं, एक बार देख लीजिए। एक बार हम ये देख लेते हैं, हमारे पास में एक एग्जाम्पल है, यहाँ एग्जाम्पल था हमारे पास में यहाँ NH4+ का। NH4+ में एक तो NH3 है जिसके पास में 2 एकांक की इलेक्ट्रॉन युग्म है, और एक हमारे पास में क्या है, H+। अब आप ध्यान से देखेंगे तो जो हमारे पास में H+ है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, देखिएगा ध्यान से। H+ में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब आपको लग रहा होगा 1+ आ रहा, फिर भी कह रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन कमी है। समझ लीजिएगा, H के पास में कितना इलेक्ट्रॉन था, केवल 1। इसने क्या काम करा, वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन भी दे दिया, तो अब इस पर क्या आएगा, 1+ आएगा। जब अपना 1 इलेक्ट्रॉन भी ये दे देगा, और इसका नेचर होता है अपने बाहर के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन करने का। मगर इसने अपना भी 1 दे दिया, 1+ आ गया, तो इसमें अब कुल इलेक्ट्रॉन की कमी कितनी रहेगी, या 2। तो ये किसी ऐसे परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है जिसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन दान देने को हो। ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा इससे, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में इससे क्या बना देगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और जब इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा
तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में जो प्लस, ये जो प्लस का चार्ज है कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा हम जो इसका कोष्टक बनाएंगे उसके ऊपर। तो ये कुछ इस टाइप से हम इसे दिखा देंगे, NH3 1, ये 2, ये 3, और यहाँ दिखाएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड H से, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड H बनाने के बाद में हम क्या काम करेंगे, जो प्लस होगा वो कहाँ लगा देंगे, इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ नहीं दिखाएंगे, ऊपर दिखा देंगे, और अगर यहाँ दिखाएंगे तो फिर हमें ऊपर दिखाने की कोई भी आवश्यकता इसमें नहीं है। इस टाइप से दिखा देंगे। और जब आप कभी BSc सेकेंड ईयर में जाएंगे तो आप यहाँ जो पढ़ोगे, जो उपसय संयोजी यौगिक होते हैं वहाँ अलग से पढ़ोगे, जिन्हें जटिल आयन भी, जटिल यौगिक भी बोल देते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, K3FeCN का होल 6। ठीक है, इस टाइप से, या K4FeCN का होल 6। ठीक है, ये इस टाइप वाले। तो यहाँ जो F और CN के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है वो कैसा बना हुआ है, उपसय संयोजी। ठीक है, ये तो यहाँ जो बॉन्ड बने हुए कैसे हैं, उपसय संयोजी बॉन्ड या उपसय संयोजी बंध बने हुए हैं। ठीक है, मेरे विचार से ये आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक, जो हमारा एग्जाम की दृष्टि से टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, अब हमें अपना वो टॉपिक पढ़ना है, और वो जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है संकरण। ठीक है, वो टॉपिक हमारा क्या है, वो टॉपिक हमारा संकरण है, जिसे हम हाइब्रिडाइजेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, संकरण वास्तव में होता क्या है, जब कोई दो लगभग समान ऊर्जा के परमाणु कक्षक एक दूसरे के पास आते हैं तो वे एक दूसरे पे अध्यारोपित हो जाते हैं। ठीक है, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद में लगभग उतने ही नए समान ऊर्जा के संकर कक्षकों का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, तो निर्माण तो होगा संकर कक्षकों का, और जो घटना कहलाएगी वो कहलाएगी संकरण। ठीक है, तो जो संकरण है वो एक घटना है। ठीक है, न कोई अवस्था है, वो एक घटना है जिसमें कुछ परमाणु कक्षक जो लगभग समान ऊर्जा के होते हैं वे परस्पर क्रिया करते हैं और उतने ही नए समान ऊर्जा के संकर कक्षकों का निर्माण कर देते हैं। तो ये हमारी जो घटना कहलाएगी, ये हमारी घटना कहलाएगी संकरण। ठीक है, जो आपको बोर्ड पे पीछे दिखाई दे रहा है संकरण। अब अगर हम चाहेंगे तो यह संकरण की डेफिनेशन को एक बार रिपीट कर लेंगे। तो जो संकरण की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, वो ये होती है कि समान, जब या न्यू लिख देंगे, समान ऊर्जा के लगभग रहेगा। ठीक है, एक्यूरेट नहीं होगा, लगभग समान ऊर्जा के परमाणु कक्षक परस्पर क्रिया करके उतने ही नए ठीक है लगभग समान ऊर्जा के संकर परमाणु कक्षकों का निर्माण करते हैं। इस घटना को संकरण कहते हैं। ठीक है, जो हमारे पास में जो एक घटना है, इस घटना को हम क्या कह देते हैं, संकरण। इस घटना को संकरण कहते हैं। और यहाँ शुरू में वो लगा लीजिएगा, जब लगभग समान ऊर्जा के परमाणु कक्षक, अब परमाणु कक्षक दो हों या दो से अधिक, ठीक है, एक नहीं होगा, जब लगभग समान ऊर्जा के दो या दो से अधिक परमाणु कक्षक परस्पर क्रिया करके उतने ही नए लगभग समान ऊर्जा के
संकर कक्षकों का निर्माण करते हैं तो इस घटना को संकरण कहते हैं। समान ऊर्जा के, अभी हम लिख लेंगे 2 या 2 से अधिक, कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, 2 से अधिक हो गए हैं कोई बात नहीं, पर कम से कम 2 होने चाहिए। तो ये हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन की जो संकरण की डेफिनेशन है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसमें कि संकरण होते कितने प्रकार के हैं। संकरण के प्रकार, तो हम यहाँ हेडिंग डाल लेंगे संकरण के प्रकार। चलिए संकरण के प्रकार को देखते हैं। संकरण के प्रकार होते कितने हैं। तो इसमें हम लिख देंगे कि संकरण निम्नलिखित प्रकार का होता है। निम्न प्रकार का होता है। अब निम्न प्रकार में कौन कौन सा होगा, ये क्रम आपको याद रखना पड़ेगा। निम्न प्रकार का होता है, नंबर 1 sp संकरण, नंबर 2 sp2 संकरण, नंबर 3 sp3 संकरण, नंबर 4 sp3d संकरण। मैं नाम याद करने का तरीका भी आपको बता दूंगा किस टाइप से आप इनके नाम याद करेंगे। नंबर 5 sp3d2 संकरण, नंबर 6 sp3d3 संकरण। ठीक है, हमारे सिलेबस में बेटा यहाँ तक ही है डियर स्टूडेंट। जो हमारा सिलेबस है उसमें केवल हमें यहाँ तक ही पढ़ने हैं, नहीं तो संकरण यहाँ से आगे भी हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे तो 7वें नंबर पे हमारे पास बच जाएगा sp3d4 संकरण, और फिर आ जाएगा अगर हम बात करेंगे और भी पढ़ने की तो sp3d5 संकरण। इस टाइप से आ जाएंगे, मगर हमें केवल यहाँ तक ही पढ़ने हैं ये sp3d3 संकरण तक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अब हम इसमें इसके सबसे फर्स्ट वाले टाइप को। और जो हमें इसका फर्स्ट टाइप है वही हमें यहाँ सबसे पहले पढ़ना है। चलिए हेडिंग डाल लेते हैं। जो हमारी फर्स्ट हेडिंग है वो हमारी फर्स्ट हेडिंग है sp संकरण। ठीक है, sp संकरण। अब sp संकरण कब होगा, जब एक s परमाणु कक्षक एक p परमाणु कक्षक के साथ अभिक्रिया करके 2 नए संकर कक्षकों का निर्माण कर देगा। वो भी कैसे, sp। इसकी विक्रिया देखिएगा कैसी होगी और इसकी डेफिनेशन भी उसी से ही होगी। ठीक है, तो इसकी जो रिएक्शन है वो कुछ इस टाइप से होगी, 1s प्लस 1p एरो। अब देखिएगा 1 और 1 2, तो यहाँ जाएगा कितना हमारा 2sp। अब ये जो हमें sp प्राप्त हुए हैं ये हैं संकर कक्षक। ठीक है, और ये जो हमारे पास में प्राप्त हैं हमें पहले से ही s और p ये परमाणु कक्षक है। ठीक है, ये s परमाणु कक्षक है, और ये जो हमने 1p लिखा है ये हमारे पास में क्या है, ये वाला ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, ये है हमारे पास में p परमाणु कक्षक। ठीक है, और इसकी हम डेफिनेशन भी कुछ इसी टाइप से देंगे कि जब एक s परमाणु कक्षक एक p परमाणु कक्षक के साथ परस्पर संयोग करके या क्रिया करके 2 नए sp संकर कक्षकों का निर्माण करता है। ठीक है, संकर कक्षकों का निर्माण करता है तो इस घटना को sp संकरण कहते हैं। ये वाली इसकी रिएक्शन इसमें लिख देंगे। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब जो इसका एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है हमारे पास में sp का, वो हमारे पास में है BeCl2। ठीक है, ये है हमारे पास में BeCl2। अब एग्जाम्पल की थ्योरी लिखनी है हमें, तो BeCl2 में केंद्रीय परमाणु कौन है, B है, में केंद्रीय परमाणु B है, में
केंद्रीय परमाणु Be है, ठीक है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? Be का होता है 2 2, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 2 होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 4, 2 2 होता है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो कुछ ऐसे लिखा जाएगा 1s2, 2s2, ठीक है। अब हम इसमें लिखेंगे Be मूल अवस्था में, Be मूल अवस्था में। जब Be मूल अवस्था में होगा तो 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2s में भी हैं और 2p कैसा है? खाली। तो यहाँ 1s बना लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन शो करेंगे, 2s बना लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन शो करेंगे और यहाँ हम इसमें 2p भी बना लेंगे, मगर 2p में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। फिर देखेंगे जब B जाएगा कहाँ? उत्तेजित अवस्था में, B उत्तेजित अवस्था में। जब उत्तेजित अवस्था में जाएगा तो 1s में से तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, मगर जो इसका बाह्य कोश है 2s, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चला जाएगा? 2p में, यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ रखिए, देखिएगा कि जो 2p है उसके भी पहले वाला जो कक्षक है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2s के भी पहले कक्षक में कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ अब बनता है Be से BeCl2, Be से BeCl2 का बनना। कैसे बनेगा? BeCl2 का बनना। तो यहाँ क्या होगा? जो पहले वाला कक्षक है इसका 1s का, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जो 2s का कक्षक है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन पहले से ही था, ठीक है, और जो 1 इलेक्ट्रॉन होगा वो अब किसका भर जाएगा? Cl का। कलर चेंज कर लेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चल जाए, ठीक है, आपको इसमें अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। तो हम ये दिखा देंगे इसमें, ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ भरा है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो काहे का है? वो Cl का है, ठीक है, जो हमने रेड कलर से दिखाए हैं ये और ये। अब देखिएगा इसमें कितने कक्षक यूज किए हैं? 2s का 1 कक्षक और 2p का 1। तो हम इसे दिखा देंगे कौन सा? sp संकरण, ठीक है, sp संकरण। क्यों? क्योंकि 1 कक्षक यूज हुआ किसका? 2s का, और 1 कक्षक यूज हुआ है किसका? 2p का। अब जो BeCl2 की हम संरचना की भी बात करेंगे तो B की संरचना कुछ इस प्रकार से होगी। B से जो Cl जुड़े हुए होंगे वे बिल्कुल इस टाइप से जुड़े हुए होंगे, और यहाँ जो हम बॉन्ड एंगल देखेंगे इसका, तो बॉन्ड एंगल कितना आ जाएगा? 180 डिग्री का। तो ये बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं अब इसमें अपना सेकेंड टाइप, ठीक है। जो हमारा दूसरा टाइप है वो है हमारा sp2 संकरण, ठीक है। तो जो हमारा दूसरा टाइप है वो हमारा क्या है? sp2 संकरण। चलिए दूसरे नंबर पे हमारे पास में आ जाएगा sp² बोल दीजिए या sp2 बोल दीजिए, sp2 संकरण। ये है हमारा दूसरे नंबर पे sp2 संकरण। इसमें क्या होगा? इसमें एक s परमाणु होगा, एक s परमाणु कक्षक होगा और 2 p परमाणु कक्षक होंगे। जब ये परस्पर संयोग करेंगे तो s का 1 था, p के 2 थे, तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे? 3sp। तो यहाँ जो संकर कक्षक होंगे वे कितने हो जाएंगे? 3sp, ठीक है, 3sp संकर कक्षक। इस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा। तो डेफिनेशन कैसे लिखी जाएगी sp2 संकरण की? कि जब एक s परमाणु कक्षक 2 p परमाणु कक्षक के साथ परस्पर संयोग करता है तो इस घटना को हम बोल देते हैं क्या? sp2 संकरण। क्यों? क्योंकि जो सामने लिखा होगा उसे हम उसकी पावर में भी लिखना होगा, ठीक है। इस टाइप से हम इन्हें बोल देंगे। तो ये हमारे पास में हो गया है sp2 संकरण। तो जब एक s परमाणु कक्षक 2 p परमाणु कक्षक के साथ परस्पर संयोग करके 3 नए sp2 संकर कक्षकों का निर्माण करता है तो इस घटना को हम बोल देते हैं sp2 संकरण। अब जो इसका एग्जाम्पल हमारे पास में है sp2 संकरण का, वह है हमारे पास में BCl3, ठीक है, BCl3। जब हम एग्जाम्पल में लिखेंगे तो सबसे शुरू में यही बता देंगे कि BCl3 में B केंद्रीय परमाणु है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस टाइप से होता है? वो
दिखा देंगे। तो बी में जो परमाणु क्रमांक होता है वो कुल कितना होता है, 5 होता है, और हम यहाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखा देंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना आ जाएगा इसका, 2 3। जब हम इसमें SPDF में लिखेंगे तो ये हमारा लिखा जाएगा 1s2, फिर इसके बाद में 2s2 और 2p1। अब हमें बी की भी वही दिखानी पड़ेगी जैसा भी हमने बी में लिखा था। अब हमें लिखना पड़ेगा क्या, बी मूल अवस्था में। तो मूल अवस्था दिखाएंगे, बी मूल अवस्था में, तो बी की मूल अवस्था दिखा देंगे इसमें हम। और मूल अवस्था देखिएगा इसमें मूल अवस्था क्या होगी, तो मूल अवस्था में जो सबसे शुरू में हमारे पास में थे उन्हें दिखाना शुरू कर देंगे। तो हमारे जो लास्ट का सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2s, ठीक है। तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और जो 2s है 2s के बाद में हमारे पास में यहाँ क्या आया हुआ है, 2p, और 2p में कितने कक्षक हैं, यहाँ हमारे पास में 3 है। तो 3 में से कितना इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, केवल 1 में 1 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। फिर इसके बाद में देखते हैं बी आ जाता है कहाँ, उत्तेजित अवस्था में। जब उत्तेजित अवस्था आएगी तो जैसे 2s में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इनमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चला जाएगा, 2p में, ठीक है। बी उत्तेजित अवस्था में, यहाँ लिख लेंगे 2p, तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन हटेगा और किस में चला जाएगा, 2p में। तो यहाँ हम इसमें 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे हम यहाँ इसमें, साथ के साथ ही 2 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, ठीक है, इस टाइप से। अब बी से हम क्या लिखेंगे, बी से BCl3 का बनना। जब बी से BCl3 बनेगा, बी से BCl3 का बनना किस टाइप से बनता है, तो यहाँ कुछ इस टाइप से बनता है। सॉरी, यहाँ 2 नहीं रहेंगे, 3 रहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया पहले हमने इसमें, और जो बाद वाले थे उनके 1 इलेक्ट्रॉन इसी टाइप से हमने यहाँ भी दिखा दिया, 1 यहाँ और 1 यहाँ। मगर जो Cl के इलेक्ट्रॉन हैं कहीं ना कहीं तो वे भी भरने हैं, तो वे जो Cl के इलेक्ट्रॉन भरने हैं, अब हम उनका नंबर देखते हैं। तो Cl का 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ, तीसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ। तो P के कितने कक्षक यूज ये हैं, 2, S का कितना हुआ है, 1, तो संकरण कौन सा बन जाएगा, संकरण बन जाएगा sp3 संकरण, ठीक है। और जो BCl3 की संरचना होगी वो त्रिभुजाकार होगी, एक Cl बिल्कुल ऊपर होगा, एक Cl नीचे होगा, एक Cl और दूसरी साइड में होगा। और जो यहाँ हम बॉन्ड एंगल की बात करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री, 120 डिग्री का यहाँ हमारे पास में बॉन्ड एंगल इसमें आ जाएगा। फिर BCl3 के बाद में जो आ जाएगा वो हमारे पास में आ जाएगा, जो अगला एग्जाम्पल हमारे पास में होगा उदाहरण, वो हमारे पास में तीसरे नंबर पे होगा sp3 संकरण का, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे अपना अगला एग्जाम्पल sp3 संकरण या sp3 संकरण, ठीक है। इसके लिए समीकरण लिख लेंगे, समीकरण लिखना बड़ा आसान है, ठीक है। एक s परमाणु कक्षक लेंगे तो समीकरण ऐसी होगी, s और p का कितना है, क्यूब है, तो क्यूब को सामने लिख लीजिएगा, 3p, एरो, एरो के बाद में जिसके सामने जो है उसे जोड़ दीजिएगा। तो 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4 sp, p के सामने कितना लिखा हुआ है, 3, तो sp3, ठीक है। इसके बाद में हम ये लिख देंगे संकर कक्षक, ठीक है। और जो ये हमारे पास में जो घटना हो रही है वो घटना हमारी क्या हो रही है, संकरण। तो एरो के ऊपर हम बार बार क्या लिखेंगे, संकरण लिखेंगे। और उसकी डेफिनेशन भी इसी प्रकार से देंगे हम कि जब एक s परमाणु कक्षक 3 p परमाणु कक्षकों के साथ संयोग करके 4 नए sp3 संकर कक्षकों का निर्माण करता है तो इस घटना को क्या बोल देते हैं, sp3 संकरण। दोबारा रिपीटेशन कर देता हूँ, जब एक s परमाणु कक्षक 3 p परमाणु कक्षकों के साथ परस्पर संयोग करके 4 नए sp3 संकर कक्षकों का निर्माण कर देता है तो इस घटना को हम बोल देते हैं क्या, sp3 संकरण। अब जो इसका एग्जाम्पल हमने ले रखा है sp3 संकरण का, वो एग्जाम्पल यहाँ हमने ले रखा है CH4, और CH4 का जो साधारण नाम होता है वो क्या होता है, मैथेन। अब CH4 में जो केंद्रीय धातु आयन है या केंद्रीय परमाणु है वो कौन है, C, और जो साइड परमाणु है वे कौन है, H है। तो C को देख लीजिएगा, C का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं। तो जो C का इलेक्ट्रॉन की विन्यास होगा वो कितना होगा, 2 4 होगा। जब हम इसमें SPDF में लिखेंगे तो लिखा जाएगा 1s2, 2s2 और 2s2 के बाद में कितना लिखा जाएगा, 2p2, इस टाइप से लिखा जाएगा। फिर हम कार्बन के लिए भी वही करेंगे, क्या, C मूल अवस्था में, कार्बन को मूल अवस्था में दिखाएंगे। फिर इसके बाद में C उत्तेजित अवस्था में, कार्बन को उत्तेजित अवस्था में भी दिखाएंगे कि उत्तेजित अवस्था में कितना होगा और कितना नहीं, मूल अवस्था में।
और दूसरे नंबर पे कितना है उत्तेजित अवस्था में, और तीसरे नंबर पे है C से CH4 का बनना। C से CH4 कैसे बनेगा, C से CH4 का बनना। जब मूल अवस्था दिखाएंगे तो केवल जो बाहर का उपकोष होगा उसे दिखा देंगे 2s 2p, तो 2s में केवल एक कक्षक होगा और जो 2p होगा उसमें कक्षकों की संख्या कितनी होगी 3, 1 2 3। ऐसे ही नीचे हो जाएगा, यहाँ 1 होगा और यहाँ कक्षकों की संख्या कितनी हो जाएगी 3, 1 2 3, और ऐसे ही आ जाएगा C से CH4 के बनने में। यहाँ भी S में एक कक्षक दिखाएंगे और P में कितने कक्षक दिखाएंगे कम्प्लीटली 3। ठीक है, तो S में कितने इलेक्ट्रॉन थे 2 थे, P में भी कितने इलेक्ट्रॉन थे 2, तो सिंगल सिंगल बनेंगे हुंड के नियम के अनुसार। उत्तेजित अवस्था आएगी तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चला जाएगा 2p में। ठीक है, और जब C से CH4 बनेगा तो जो इसके चारों के चारों इलेक्ट्रॉन हैं वो हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ में जुड़ जाएंगे, तो कुछ इस टाइप से जुड़ जाएंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो S का एक यूज हुआ है और P के कितने यूज हुए हैं 3, तो संकरण हो जाएगा sp3 संकरण। ठीक है, और जो इसकी संरचना होती है वो संरचना कुछ पैरामिड आकार की होती है। ठीक है, तो इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है पैरामिड के आकार की। संरचना के बारे में लिखा हुआ भी है कि इसकी चतुष्फल की संरचना होती है। ठीक है, सॉरी पैरामिड का आकार की नहीं होगी, चतुष्फल की संरचना होगी। और किस टाइप की होती है, कुछ इस टाइप से होती है। एक C से H जुड़े हुए होंगे, यहाँ ये 1, यहाँ ये 2, ये इसका 3, ये इसका 4। जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद में हमारे पास में इसकी संरचना कुछ इस टाइप की आ जाएगी। और इसमें जो ये बॉन्ड एंगल है, इसका जो बंद कोण है, इसका मान होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, संरचना इस टाइप की होगी और बॉन्ड एंगल इसका इतना होगा। अब जिस प्रकार से हमने ये पढ़ा है इसका sp3 संकरण, ठीक इसी प्रकार से हम इसके अगले वाले पढ़ेंगे। वे हैं हमारे पास में जो 4th नंबर पे है, वो 4th नंबर पे है हमारे पास में sp3d संकरण। ठीक है, अब मैं सभी साथ साथ समझा देता हूँ आपको। और इससे जो अगले वाला होगा वो होगा sp3d2 संकरण। ठीक है, 5th नंबर पे। और जो 6th नंबर पे था हमारा वो था हमारा sp3d3 संकरण। ऐसे तो जब हम इसके पहले वाले की रिएक्शन बनाएंगे तो ऐसा बनेगा 1s प्लस 3p प्लस 1d एरो। तो यहाँ कितने होंगे 1 और 3 4 और 1 5, तो यहाँ जाएगा 5sp। जो सामने लिखा होगा वो पावर में भी लिखना होगा, तो क्या बन जाएगा sp3d। जब इस वाले की रिएक्शन बनाएंगे तो केवल एक ऐसा होगा, 3p होंगे और 2 क्या होंगे d 2d। और यहाँ हम एरो लगा देंगे तो 3 और 2 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 मतलब 6 sp3d2। जब निचले वाले की बात करेंगे तो ये हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा s प्लस 3p प्लस 3d एरो। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3 3 2 6 और 1 7, तो यहाँ जाएगा 7 sp3d3। ठीक है, बाद में लिख देंगे इसमें हम संकरण। तो ये संकरण का नाम भी आ जाएगा ऐसे ही आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा। अब इनकी डेफिनेशन हम कैसे देंगे, ऐसे देंगे कि जब एक s परमाणु कक्षक 3p तथा एक d परमाणु कक्षक के साथ परस्पर संयोग करता है और 5 नए sp3d संकर कक्षकों का निर्माण करता है, तो इस घटना को sp3d संकरण कहते हैं। चलिए एक बार फिर मैं आपको रिपीटेशन कर देता हूँ। जब एक s परमाणु कक्षक 3p परमाणु कक्षक तथा एक d परमाणु कक्षक के साथ परस्पर संयोग करता है तो 5 नए sp3d संकर कक्षकों का निर्माण कर देता है। ठीक है, और दूसरे वाले की डेफिनेशन देखिए इसकी sp3d2 की। इसकी डेफिनेशन भी ऐसे ही आ जाएगी। जब एक s परमाणु कक्षक 3p और 2 d परमाणु कक्षकों के साथ परस्पर संयोग करता है तो 6 नए sp3d2 संकर कक्षकों का निर्माण कर देता है। इस घटना को sp3d2 संकरण कहते हैं। ये डेफिनेशन आपकी नोटबुक में लिखी हुई होगी, ठीक है, नहीं तो आप इसे मेरे बोलने के साथ ही नोट कर लीजिए। इस घटना को sp3d2 संकरण कहते हैं। इसके बाद में इसकी रिएक्शन लिखेंगे। अभी एग्जाम्पल मैं इनके समझा दूंगा। फिर इसके बाद में sp3d3 संकरण है। जब एक s परमाणु कक्षक 3p और 3d परमाणु कक्षक के साथ परस्पर संयोग करके 7 नए sp3d3 संकर कक्षकों का निर्माण करता है तो इस घटना को sp3d3 संकरण कहते हैं। ये हमारा थर्ड वाला पॉइंट भी इसका हो जाएगा। जब हम बात करेंगे इसकी sp3d संकरण की तो इनकी हमें केवल एग्जाम्पलों की आवश्यकता होगी। जैसे कि इस वाले का एग्जाम्पल है हमारे पास में PCl5,
अगले वाले का है SF6, कभी आप सोचोगे 5 नहीं है, SF है, SF6, और अगले वाले का है IF7। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है सेम उसी टाइप से बनेंगे जिस टाइप से हमने भी जो और एग्जाम्पल थे वे बना रखे थे। ठीक है, बिल्कुल सेम उसी टाइप के एग्जाम्पल है। जैसे कि मैं अब आपको एक बना के दिखा देता हूँ इनमें IF7 का। चलिए आप 2 मिनट लगेंगी, इन्हें बना लेते हैं। पहले सबसे पहले PCL5 बना लेंगे, PCL5 बनाते हैं। ठीक है, PCL5 को कैसे लिखा जाएगा, तो जो हमारे पास में PCL5 है, इस PCL5 में जो केंद्रीय परमाणु है वो कौन है, P। यहाँ जो केंद्रीय परमाणु है वो क्या कौन है, P है। ठीक है, और P कौन से वर्ग में आता है, न्यूज़पेपर। ठीक है, N के बाद में आता है P। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा 15। तो आप 15 को कैसे लिखोगे, ऐसे तो लिखोगे 2, 8, 5। और जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो कितना लिखा जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, और इसके बाद में लिखा जाएगा 3s2 और 3p3। इस टाइप से लिखा जाएगा। और 3d जो रहेगा इसमें वो खाली, तो हम ये दिखा देंगे क्या, p मूल अवस्था में। जब p कैसा होगा, मूल अवस्था में होगा, तो हम यहाँ बना देंगे p मूल अवस्था में। तो p की मूल अवस्था दिखाई है सबसे पहले, तो जो यहाँ p मूल अवस्था में उसे दिखा देते हैं। ठीक है, तो p मूल अवस्था में होगा तो 3s दिखाएंगे और 3p भी दिखाएंगे और 3d भी बना लीजिए, क्योंकि इसमें d भी एक आएगा। ठीक है, तो हमने क्या काम करा, 3s बना दिया है और यहाँ हमने ये 3p भी बना दिया है, 1 2 3, और यहाँ हमने ये 3d भी बना दिया है। ठीक है, अब मगर 3d में कितने होंगे, कक्षकों की संख्या कितनी होती है, 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब p को कहाँ दिखा देंगे, उत्तेजित अवस्था में, p उत्तेजित अवस्था में, उत्तेजित अवस्था में। फिर को जब हम उत्तेजित अवस्था में दिखाएंगे तो सेम ऐसे ही कक्षक हम फिर दोबारा से बना देंगे, ये जो बने हुए हैं, क्योंकि उत्तेजित अवस्था तब दिखाई जाएगी जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। मगर हमारे यहाँ भी कोई भी इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं हमने दिखाया है और ना ही हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन अभी भरे हैं। जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाएंगे तब तक उत्तेजित अवस्था हमारी कंप्लीट नहीं होगी। अब लिख देंगे P से PCL5 का बनना, P से PCL5 का बनना। जितने भी एग्जाम्पल होंगे हर किसी बार में ये बार बार ये वाली ही लाइन दोहराई जाएंगी कि ये मूल अवस्था में है, उत्तेजित अवस्था में है, इससे इसका बनना। ठीक है, कुछ नहीं होने वाला है, 1-2 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में जाएगा बस, और कुछ नहीं। जो इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर ध्यान रखना है, और कौन कौन से में जा रहा है और कौन से में नहीं जा रहा है। बस इलेक्ट्रॉन डालने के बाद में जब इलेक्ट्रॉन जिसमें चला जाएगा, बाकी और इलेक्ट्रॉन भर दीजिएगा, हमारा जो काम है वो खत्म हो जाएगा। चलिएगा 1 2 3 4 5। अब इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करते हैं फटाफट। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, और 3p में भी कितने थे, 3, 1 2 3। जब उत्तेजित अवस्था में जाएगा तो जो 1s का एक इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएगा, 1p में, और 1p का इसमें 3p में, और 3p का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, 3d में। जब हम बात करेंगे उत्तेजित अवस्था की तो हमें इलेक्ट्रॉन कुछ इस टाइप से भरे हुए इसमें दिखाई देंगे। और हमारे में इसके साथ में जो दूसरा जुड़ा हुआ है वो कौन जुड़ा हुआ है, P से जुड़ा हुआ है Cl। तो Cl अपना एक एक इलेक्ट्रॉन, जो ये एक इसके जो खाली हैं कक्षक, इनमें अपना एक एक इलेक्ट्रॉन भर देगा। ठीक है, और संकरण को देख लीजिएगा। तो संकरण कौन सा हो गया है, यहाँ से D का एक यूज हुआ, S का एक है, P के कितने हैं, 3। तो संकरण कौन सा हो जाएगा, sp3d संकरण। ठीक है, अब मैं इसी वाले के आधार पे आपको समझा देता हूँ दूसरा। ये तो हमने समझा है PCL5। अब हम 1 मिनट के लिए समझ लेते हैं SF6। जब हम SF6 को समझेंगे तो यहाँ जो S का परमाणु क्रमांक होगा वो 15 के स्थान पे कितना होगा, 16। ठीक है, तो जो हमने यहाँ 15 लिखा हुआ था ना, ये 15, इस 15 के स्थान पे परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और यहाँ 3 के स्थान पे कितना हो जाएगा, 4। तो जब हम यहाँ इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, इस टाइप से। ठीक है, जब उत्तेजित अवस्था आएगी और यहाँ P की जगह क्या आना शुरू हो जाएगा, सल्फर। सल्फर मूल अवस्था में, सल्फर उत्तेजित अवस्था में, और सल्फर से सल्फर हेक्साफ्लोराइड का बनना, SF6। ठीक है, नहीं SF6 का बनना। समझ में नहीं आ रहा है तो अभी समझ में आ जाएगा।
अच्छा जी, नहीं हटाएंगे, सेम। कोई बात नहीं दोबारा बना लेते हैं। तो फिर दोबारा से हमें वही दिखाना पड़ेगा एस मूल अवस्था में, ठीक है। एस की मूल अवस्था दिखाएंगे, एस की उत्तेजित अवस्था दिखाएंगे और लिख देंगे कि एस से SF6 का बनना, ठीक है। इसे तो इसी टाइप से बना देंगे जिस टाइप से हमारा वो बना हुआ था, केवल एक इलेक्ट्रॉन फालतू आ जाएगा, ठीक है। और जिस टाइप से हमने ये बनाया है, ठीक उसी टाइप से हम किसे बना देंगे, IF7 को। अगर आपसे IF7 नहीं बनता है, आप नहीं बना पाते हैं, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। मैं अगली बार जो इसकी जो सेकंड वाली वीडियो आएगी इस यूनिट की, उसमें आपको बना के दिखा दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।